हेलो मेरे सब इंस्पेक्टर्स, क्या हाल चाल है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे और फंडामेंटल राइट्स तो पढ़ लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ लेंगे। मुझे पता है आपकी लाइफ में भी अभी इमरजेंसी सिचुएशन वगैरह चल रही है, पेपर जल्दी आने वाला है, टाइम कम है, इमरजेंसी में सिलेबस कवर करना पड़ रहा है। जब हर जगह इमरजेंसी चल रही है तो हमारे पॉलिटी के चैप्टर में जो इमरजेंसी वाला टॉपिक आ जाता है, हम उसको क्यों छोड़ दें, हम इस इमरजेंसी को अच्छे से कवर कर लेते हैं आज। तो इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करें, इसको कवर कर लेंगे जैसे ही वीडियो ख़त्म हो गई या कुछ देर के बाद आपको टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे। ये वाले हैंड रिटन नोट्स भी होंगे और बाकी हमेशा जैसे नोट्स प्रोवाइड करते रहता हूँ, बाकी वो वाले नोट्स भी यहाँ पर ऐड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन एक काम आप कभी नहीं करते हो, हाँ कुछ स्टूडेंट्स करते होंगे वीडियो को शेयर करने का, तो वीडियोज़ को शेयर भी करते रहो ताकि और अच्छा कंटेंट आपके लिए आता रहे। इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करेंगे, देखो हमने कई सारे पार्ट्स पढ़े थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो हम यहाँ पे बात करते हैं पार्ट 18। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बताया गया है। इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करेंगे, पार्ट हमारे पास 18 तो आ रहा है। आर्टिकल कौन से हैं? 352 से लेकर 362 जो आर्टिकल आता है, 352 से लेकर 360 तक आर्टिकल में इमरजेंसी के बारे में बताया हुआ है। देखो 3 तरह की इमरजेंसी जो है लग सकती है। एक होगी नेशनल इमरजेंसी, आपको छोटा सा दिख भी रहा होगा। नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल आता है 352, ठीक है, यह भी नेशनल इमरजेंसी। दूसरी जो इमरजेंसी, इसको हम स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, फेमस नाम उसका है प्रेसिडेंट रूल, उसकी है 356। चार चार के स्टेप पे बढ़ते जाना है। और तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो बेचारी अभी तक लगी नहीं है, 360 वाला हमारे पास आर्टिकल आ जाएगा। 3 हमारे पास इमरजेंसी हैं, आर्टिकल 352, 356 और 360। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी यानी कि आर्टिकल 352 की बात करेंगे। लेकिन जब भी इमरजेंसी लगेगी तो होगा क्या, सिंपल सा फंडा ये है कि जो भी सेंटर की सरकार है सारी पावर उसके पास चल जाएगी, जो स्टेट की सरकार थी वो भी सारी जो सेंटर के अंडर आ जाएंगी, मतलब पूरी की पूरी पावर सेंटर के पास चली गई है। तो इस तरह सबको समझना होता है इमरजेंसी के बारे में। 3 तरह की इमरजेंसी है ना, एक एक करके हम समझ लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप की जो इमरजेंसी है, जो कि बड़ी फेमस भी रही है, जिसे कहते हैं नेशनल इमरजेंसी सॉरी, नेशनल इमरजेंसी की बात करेंगे तो इसका आर्टिकल आता है 352 आर्टिकल को यूज़ करके नेशनल इमरजेंसी को लगाया जाता है। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कौन करेगा कि भाई नेशनल इमरजेंसी लग गई है यहाँ पे, ये प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। क्लियर हो गया। अब कैसे कैसे इमरजेंसी लगाई जाएगी, ऐसा तो नहीं है कि मतलब मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी तो इमरजेंसी लग जाएगी, या आपने पढ़ा नहीं तो इमरजेंसी लग जाएगी, या JKSSB ने पेपर नहीं लगा इमरजेंसी लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता ना। कुछ प्रोविजंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी। जैसे इसको मेन रीज़न क्या है, वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर कोई लड़ाई हो गई है या एक्सटर्नली किसी ने यहाँ पे एंट्री कर लिया, हमें लग रहा है कि यहाँ झगड़ा वगैरह लड़ाई वगैरह होने वाली है, ऐसा माहौल बन चुका है, चाइना यहाँ पर अटैक करता है, पाकिस्तान किसी तरह से यहाँ पे एंट्री कर जाता है, पाकिस्तान इंडिया में हारने के लिए आ जाता है, कुछ भी हो सकता है ऐसा वैसा, तो वहाँ पे इमरजेंसी जो है लगा दी जाएगी ऐसे केसेस में, ठीक है। तो अब ऐसे कर केस लगेगा हमारे पास, वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन वाला केस आ जाएगा, वहाँ पे इमरजेंसी लग सकती है। आर्म्ड रिबेलियन, अगर यहीं के कोई स्टेट के लोग, कुछ लोग यहाँ पे या कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स वगैरह, कई सारे ग्रुप्स मिलकर किस तरह से बोलेंगे कि हाँ हमें इंडिया में नहीं रहना है, या दंगे वगैरह करना स्टार्ट कर देंगे। आम जो किसी तरह से मतलब प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, वो आम प्रोटेस्ट की जगह बंदूक के लिए कैसे काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसे आर्म्ड रिबेलियन जब हो जाएगा उस केस में भी जो है इमरजेंसी लगाई जाती है। अब ज़रूरी नहीं है कि एक्सटर्नल एग्रेशन होगा, यहाँ पे चाइना यहाँ पे एंट्री कर जाएगा, चाइना जब पे एंट्री करने के बाद अपनी तोपें चलाना स्टार्ट कर देगा तब भी इमरजेंसी लगाया जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये तब भी लग सकती है जब लगेगा प्रेसिडेंट को कि हाँ खतरा है, अभी ये सब कुछ होने वाला है, तो पहले ही इमरजेंसी लगा देनी चाहिए। तो ऐसे केसेस में भी इमरजेंसी लगा दी जा सकती है, ज़रूरी नहीं कि सब कुछ होने के बाद ही लगेगी, पहले भी लगाई जा सकती है, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं, देखो अगर इमरजेंसी वॉर के कारण या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण लगती है, जैसे आपको बताया अगर लड़ाई होती है या पाकिस्तान इंडिया में हारने के लिए एंट्री मार जाता है कि इंडिया से हारना है, इंडिया से मार खानी है, इस तरह से वो इंडिया में घुस जाते हैं, अगर ऐसा केस कभी बन जाता है तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऐसी इमरजेंसी को क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलेंगे। और दूसरे केस की बात करते हैं, अगर आर्म्ड रेबेलियन आ जाता है यानी कि यहाँ के लोग विद्रोह करना स्टार्ट कर देंगे, उसको हम इंटरनल इमरजेंसी बोलेंगे, ठीक है। एक हो जाएगी हमारे पास एक्सटर्नल इमरजेंसी, एक हो जाएगी इंटरनल इमरजेंसी। 2 तरह की इमरजेंसी होगी, लेकिन दोनों की दोनों इमरजेंसी कहाँ पर आ रही हैं, इस नेशनल इमरजेंसी के अंडर ही आ रही हैं, आर्टिकल 352 के अंडर आती हैं। इतना आपको समझ आ रहा होगा।
अब देखो इमरजेंसी जो है पहले पहले होता था कि पूरे देश में इमरजेंसी लगती थी, लेकिन बाद में जब अमेंडमेंट्स करे गए 42 अमेंडमेंट एक्ट जो था 1976 वाला, इसके बाद प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि वो चाहे तो पूरी कंट्री में इमरजेंसी लगा सकते हैं, या फिर जैसे मान के चलो इमरजेंसी की सिचुएशन बन गई आर्म्ड रिबेलियन वाली, कोई विद्रोह कर रहा है, पर्टिकुलर ग्रुप वगैरह विद्रोह कर रहा है, या मान के चलो नागालैंड के लोग या सिक्किम के लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें विद्रोह करना है, ऐसा वैसे कुछ हो रहा है, तो प्रेसिडेंट अगर बोलेंगे नहीं पूरी कंट्री भी कौन लगाने, सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया पर लगाएंगे इमरजेंसी, तो वो भी हो सकता है। 42 सेकंड अमेंडमेंट एक्ट के बाद यही करा गया था कि पूरे देश में इमरजेंसी नहीं लगानी है, तो प्रेसिडेंट अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे लगाना चाहते हैं वहाँ पे भी लगा सकते हैं। क्लियर हो गया। अब ऐसा भी नहीं कि सिर्फ प्रेसिडेंट चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, उसके पीछे की भी कहानी है कि आप सुनते जाओ, वरना प्रेसिडेंट का जब मन करेगा तो इमरजेंसी लगा देंगे। हमारा संविधान ऐसा बना हुआ कि किसी को भी एक सिंगल बंदे को पूरी तरह से पावर नहीं दी गई है, मिस यूज हो सकता है इसीलिए, और ऐसा देखा भी कभी आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक पहले क्या हुआ करता था, अभी आपको मैंने बताया ना कि जैसे लड़ाई हो गई, आर्म्ड रिबेलियन वगैरह होगा तो इमरजेंसी लगा दी जाएगी। पहले क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण भी इमरजेंसी लगाई। तीसरा ग्राउंड था इंटरनल डिस्टर्बेंस, मतलब आंतरिक क्या बोलते हैं, आंतरिक जो भी डिस्टर्बेंस वगैरह हो गई है उस केस में भी जो है इमरजेंसी लगाई जा सकती है। लेकिन क्या हुआ था, 44th अमेंडमेंट एक्ट, ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस का बहाना देके इंदिरा गांधी ने 1975 में जो इमरजेंसी लगाई थी ना, वो इसी बेसिस पे लगाई थी। कहा था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई है, इमरजेंसी लगाना जरूरी बन गया था, और वहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी गलतियां वहाँ पर करी थी वो हम सब कुछ आज की इस वीडियो में देखते जाएंगे। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात करेंगे, तीसरा ग्राउंड था। लेकिन जब 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 का, उसने क्या कर दिया, उसने अब आर्म्ड रिबेलियन वर्ड यूज करना स्टार्ट कर दिया इंटरनल डिस्टर्बेंस के, मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से हम इमरजेंसी नहीं लगा सकते, अगर आर्म्ड रिबेलियन वगैरह होगा तो हम लगा सकते हैं, वरना इंटरनल डिस्टर्बेंस को बोल के तो कई सारे लोग जो है इमरजेंसी लगाते रहेंगे, इसलिए कई सारे अमेंडमेंट्स करे जाते हैं। समझ गए हो। तो तीसरे ग्राउंड पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था, इसी को यूज करके इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी। आगे यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको मिलता है प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी लगाते हैं, लेकिन पहले तो प्रेसिडेंट को, मतलब अगर कैबिनेट ने बोल दिया तो प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी लगा देंगे, कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा देंगे। लेकिन अब क्या है, 44th अमेंडमेंट एक्ट वगैरह जब आया तो उसके बाद क्या कहा, मतलब रिटर्न में रिकमेंडेशन चाहिए। कैबिनेट अगर रिटर्न में लिख के देता है ना तो ही कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स, जैसे अभी प्रेजेंट में मोदी कैबिनेट है, उनके जो भी मिनिस्टर्स हैं, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे तो इमरजेंसी लग जाएगी, ऐसा नहीं होगा। हालांकि 1975 में ऐसा ही हुआ था। उस टाइम भी था कि इंदिरा गांधी को जो अपने कैबिनेट से डिसीजन लेना था, इंदिरा गांधी को अपने कैबिनेट से डिसीजन लेने के बाद फिर प्रेसिडेंट के पास जाना था और फिर बोलना था कि नेशनल इमरजेंसी लगा दो। प्रेसिडेंट ने देखा कि हाँ कैबिनेट मंजूर कर रहा है तो हमें नेशनल इमरजेंसी लगा देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। 1975 में इंदिरा गांधी ने क्या करा था कि कैबिनेट से डिस्कशन करी ही नहीं और डायरेक्ट जाकर तो प्रेसिडेंट को बोल देगा इमरजेंसी लगाओ। प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। वो भी हम कौन प्रेसिडेंट थे, क्या क्या सिस्टम था, वो मानने वाले टाइम में भी पढ़ेंगे कुछ देर के बाद, समझ गए हो। तो इसी चीज़ को ध्यान पे रखते हुए कि सिर्फ प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कुछ ना कर लें, तो यहाँ पे लिखा गया जब तक रिटर्न रिकमेंडेशन नहीं आएगा कैबिनेट से तब तक प्रेसिडेंट इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं। रिटर्न रिकमेंडेशन होगा कैबिनेट की तरफ से, फिर प्राइम मिनिस्टर जाके बोलेंगे, तब जाके प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी लगाएंगे, समझ गए हो। 1975 में इंदिरा गांधी जी ने ऐसे लगा दी थी, तभी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 आया। जैसे ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 आया था, इसने इंटरनल डिस्टर्बेंस को भी खत्म करा, और इसी ने जो सिस्टम था सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरजेंसी लगा देंगे जाके बोल के, वो भी खत्म कर दिया। अब कैबिनेट की तरफ से रिटर्न में स्टेटमेंट जरूरी है। लेकिन इसके बाद क्या है, जैसे अगर मान लो इमरजेंसी लगा दी, डिक्लेयर कर दिया कि आज इमरजेंसी लगा दी आज से, उसके बाद अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, इनके बारे में हमारे लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे सब कुछ। तो लोकसभा राज्यसभा की बात करें, दोनों हाउसेस की बात करें, उनका रिकमेंडेशन, उनका अप्रूवल चाहिए। अगर दोनों अप्रूवल कर देते हैं, जैसे आज इमरजेंसी लगा दी, इसके 30 दिन के बाद, 30 दिन के अंदर अगर पार्लियामेंट जो है अप्रूव करता है कि हाँ इमरजेंसी लगा देनी चाहिए, तो फिर उस इमरजेंसी को 6 महीने तक एक्सटेंड कर दिया जा सकता है, समझ गए हो। और कितनी देर तक एक्सटेंड कर सकते हैं, एक बार 6 महीने एक्सटेंड कर दिया, फिर एक बार फिर अगर उसको पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे कि हाँ फिर से एक्सटेंड कर सकते हैं, फिर 6 महीने की इमरजेंसी लग जाएगी। फिर पार्लियामेंट अप्रूवल देता है, फिर 6 महीने की इमरजेंसी लग जाएगी। 6 महीने की गैप लग सकती है, और ये नो लिमिट, मतलब जितनी मर्जी देर लगाओ तुम्हारी अपनी मर्जी है, बस बार बार कैबिनेट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, समझ गए हो। ये भी अमेंडमेंट के बाद लाया गया था, 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद लाया गया था। तो 44 से जो इंदिरा गांधी की जो टाइम में गलतियां थी वो सुधारी गई हैं। यहाँ पर इससे पहले क्या था, इससे पहले था कि पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दिया, ठीक है, उसके बाद एक ही बार अप्रूवल मिल गया तो बार बार इमरजेंसी लगाते जाओ, कोई टेंशन नहीं है। 6 महीने के टाइम पे इमरजेंसी लगाते जाओ, कोई बार बार अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन अब बोल देगा अगर 6 महीने ज़्यादा करें तो बार बार अप्रूवल की जरूरत है। हर बार पार्लियामेंट अगर अप्रूवल दे तो 6 महीने को तो इमरजेंसी वगैरह लगा सकते हो। इस तरह से बातें यहाँ पे करी गई हैं। हालांकि अब तो इमरजेंसी वगैरह लग नहीं रही है कोई तो, लेकिन इस तरह की बातें करी गई ताकि आने वाले टाइम पर अगर इमरजेंसी लगती है तो सब कुछ ओके चले, ऐसे मतलब टाइम पास ना हो या फिर एक पर्सन अपने हिसाब से सब कुछ ना चलाए। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आ रहा होगा।
आगे चलते हैं। और प्रेसिडेंट इसको किसी भी टाइम रिवोक कर सकते हैं। प्रेसिडेंट को लगेगा हाँ इमरजेंसी हटा देनी चाहिए, सब कुछ ठीक हो गया, हम तो पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है, हालांकि अगर पार्लियामेंट बोलेगा तो भी इनको करना पड़ेगा, लेकिन अपनी मर्जी से भी हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये सब कुछ इमरजेंसी के बारे में बताया गया, 356 के बारे में बताया गया। तो 356 आपको समझेगा नेशनल इमरजेंसी लगेगी किस किस तरह से लगेगी, क्या क्या प्रोविजंस हैं, वो सब कुछ आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते जैसे 356 अगर हम बात करें 352 आर्टिकल यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगती है, उसके बाद क्या होगा 358 आर्टिकल लग जाएगा। 358 आर्टिकल अगर लग गया तो इसका मतलब क्या है, देखो इमरजेंसी लग गई तो इसका मतलब 358 आर्टिकल लग गया, ये अपने आप 358 ना ऑटोमेटिक लग जाएगा। अगर इमरजेंसी लग गई तो 358 आर्टिकल अपने आप लग गया, समझ गए हो। मतलब ये जैसे होता है ना कि कुछ सामान लेने जाओगे सब्जी वाले के पास जाओगे तो धनिया मिर्च फ्री हो जाएगा, ये वैसे 352 लग गया तो 358 अपने साथ लग जाएगा, अपने आप लग जाएगा। इसमें क्या है, आर्टिकल 19 हमने पढ़ा था, इसमें कई सारे प्रोविजन हमने पढ़े थे, ये सारे के सारे सस्पेंड कर दिए जाएंगे, कोई पार्लियामेंट किसी की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 के अंडर जो भी हैं वो सारे के सारे खत्म कर दिए जाएंगे। 6 हमने इसके अंदर लाइन्स पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट लाइन्स पढ़ी थी और राइट्स पढ़े थे, वो सारे के सारे कैंसिल कर दिए जाएंगे। 358 आर्टिकल लग जाएगा इसका मतलब, समझ गए हो। और 359 भी लग जाएगा। 359 में क्या होगा, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे जो है वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे। हालांकि ये ऑटोमेटिक नहीं होंगे, अगर प्रेसिडेंट चाहेंगे तो प्रेसिडेंट को पावर देंगे, प्रेसिडेंट अगर चाहेंगे तो बाकी सारे जो हमारे पास आर्टिकल्स हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं इन दोनों को छोड़ के उन सभी को सस्पेंड कर सकते हैं। ये तो अपने आप सस्पेंड हो जाएगा, ये प्रेसिडेंट की विल पे डिपेंड करता है, प्रेसिडेंट क्या चाहते हैं, समझ गए हो। 359 आर्टिकल पे आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी आपको समझ आई होगी। अभी तक नेशनल इमरजेंसी की बात करें 3 बार लग चुकी है नेशनल इमरजेंसी। एक बार 1962 में लगी थी जब चाइनीज ने एंट्री यहाँ पे कर रहे थे, लड़ाई वगैरह होती है उस टाइम पे। ये अक्टूबर 1962 में स्टार्ट हुई थी और जनवरी 1968 तक चली थी ये इमरजेंसी, जब चाइनीज एग्रेशन हुआ था। फिर 1965 में जो वॉर हुई थी बीच में, तो उस टाइम पर इमरजेंसी की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इमरजेंसी चल रही है, तो बीच में इमरजेंसी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। फिर 1971 में लगी थी जब पाकिस्तान ने अटैक करा था उस टाइम पे बेचारा, तो उस टाइम पे जो इमरजेंसी लगी थी वो दिसंबर 1971 में स्टार्ट हुई थी और 1977 तक चली थी। ये सेकंड नेशनल इमरजेंसी थी। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम की बात करें 1975 में, अभी ये इमरजेंसी चल ही रही थी, तो इंदिरा गांधी ने एक इमरजेंसी और लगा दी। क्या बहाना देके, इंटरनल डिस्टर्बेंस का बहाना देके, यानी कि जो पहली 2 इमरजेंसी किसकी वजह से लगी थी, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस की वजह से लगी थी। एग्रेशन बोलते हैं ना, वॉर एग्रेशन वगैरह, ये एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस की वजह से लगी थी। जो तीसरी इमरजेंसी लगी थी वो इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से लग गई थी। क्लियर हो गया। 1975 वाली वो थी, ये चली थी जून 97, ये भी सेम डेट को खत्म हुई थी, ठीक है। जून 1975 पे लगी थी और मार्च 1977 तक चली थी। अब यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा हुआ क्या था। इंदिरा गांधी की बात करें, एक केस चला था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पे प्रूफ हो गया था कि इंदिरा गांधी ने जो कुछ गलत काम किए, मतलब सीट में बने रहने के लिए लोग, मतलब वहाँ पे कुर्सी के लिए अपने जो है कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो इनको कहा गया था कि मतलब ये वोट वगैरह नहीं दे सकते या आगे प्राइम मिनिस्टर के पद पे नहीं रह सकते हैं, इस तरह से बातें करी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने जाके पिटीशन वगैरह फाइल करी थी, तो वहाँ पे भी इनके फेवर में कुछ रिजल्ट वगैरह नहीं आए थे। और दूसरे एंड पे अगर हम बात करेंगे तो जयप्रकाश नारायण जी की बात करेंगे तो वो रिवोल्ट कर रहे थे, पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स को या बाकी यूथ को मिला कर तो उनके खिलाफ रिवोल्ट वगैरह भी कर रहे थे वहाँ पे जाके, है ना। तो रिवोल्ट वगैरह करना स्टार्ट कर रहे थे। तो इंदिरा गांधी तो जितने भी मतलब मेन होते ना, जितने भी आजकल बात चलती है, डिस्कशंस वगैरह होते हैं, इसमें ये कहा जाता है कि जो मेन इसके पीछे का रीज़न है वो इंदिरा गांधी का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो केस चल रहा था वो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रीज़न बन जाता है। तो हालांकि जो इलाहाबाद के गेट को चैलेंज भी किया था सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जाके, तो ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं, तो क्यों नहीं बन सकते, ऐसे वैसे वहाँ पे चैलेंज वगैरह करा था। लेकिन हुआ क्या था कि 25 जून की बात करें तो 25 या 24 जून को रात को क्या हुआ था, जयप्रकाश नारायण जी की बात करेंगे, उन्होंने एक मतलब वो रैली वगैरह कह सकते हो इस तरह से की थी। वहाँ पे कहा था उन्होंने कि जो आर्मी वगैरह उनको इनसे कॉपरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मतलब अदालत के खिलाफ चल रहे हैं और ये सही काम नहीं कर रहे हैं, इनको सत्ता की लालच है, ऐसे वैसे कुछ बातें करी थी वहाँ पे जाकर रैली में। तो इंदिरा गांधी ने क्या करा उस टाइम पे, बिना अपने कैबिनेट के अप्रूवल के प्रेसिडेंट को बोल दिया कि नेशनल इमरजेंसी लगा दो। प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट को लगानी पड़ी थी उस टाइम पे। उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, और उनको इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। कैबिनेट का अप्रूवल ही नहीं मिला है और इमरजेंसी लगा दी है, उस टाइम पर यह हो गया था। और रीज़न क्या दिया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। और मतलब जितने भी कैबिनेट के मिनिस्टर थे उनको पता ही नहीं कि इमरजेंसी लगी है। उनको सुबह जाके जब उस टाइम रेडियो हुआ करता था, आपने भी देखा होगा आराम से, वो भी अब आप देखने को मिल जाएगा, तो रेडियो में उन्होंने सुना था कि इमरजेंसी लग गई है, जो देश है वहाँ पर इमरजेंसी लगा दी गई है। मतलब कैबिनेट को भी नहीं पता था कि इमरजेंसी लगी। इसका रीज़न ये था कि इंदिरा गांधी के जो बेटे संजय गांधी, उन्होंने कहा था इंदिरा गांधी को कि हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते,
तुम्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए, आपको प्राइम मिनिस्टर बनकर रहना चाहिए। हमें नहीं पता कौन हमारे साथ में, कौन हमारे फेवर में है, तो इसलिए कैबिनेट को भी मत बताओ, अपने सब डिसीजन वगैरह लो। तो इंदिरा गांधी ने डिसीजन लेकर हम इमरजेंसी लगा देंगे। और ये कहा कि जो जयप्रकाश नारायण है वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, वो आर्मी को हमारे खिलाफ कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातों का बहाना देखकर तो इमरजेंसी वहाँ पर लगा दी थी उस टाइम बेड पर, और जिसको आज भी गलत समझा जाता है। और उन्हीं गलतियों को ठीक करने के लिए कई सारे अमेंडमेंट्स, आपको पता है ना 44th अमेंडमेंट में कितने सारे चेंजेस करे गए थे, वो सारे चेंजेस यहाँ पे करे गए थे। तो 1975 की इमरजेंसी थी ये वाली। क्लियर हो गया। तो हालांकि इसके डेप्थ में और नहीं जा रहा हूँ मैं, आपको बस जो शॉर्ट में, जो बिल्कुल शॉर्ट हो सकता है उस वे में आपको मैं समझाने का यहाँ पर ट्राई कर रहा था। जो कि हमारे पास नेशनल इमरजेंसी। दूसरा होता है हमारे पास प्रेसिडेंट रूल, इसका आर्टिकल होता है 356 वाला। यहाँ पर होता क्या है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट। अगर देखो स्टेट मशीनरी अगर फेल हो जाए, यानी कि जो स्टेट्स की बात कर रहे हैं, स्टेट्स वो नहीं जो हम पहले जिसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, स्टेट मतलब जैसे असम, बिहार, यूपी वगैरह, इस स्टेट्स की बात कर रहे हैं। अगर ये स्टेट्स अपना सही से काम ना करें, ये फेलियर हो जाएं, या गवर्नर लिख के रख दे कि ये स्टेट सही से काम नहीं कर रहे हैं, इस तरह से कोई भी ऐसी कंडीशन बन जाएगी, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, यानी कि वहाँ पे आर्टिकल 356 लगा दिया जाता है। इस प्रेसिडेंट रूल को स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कह देते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, उस स्टेट की सरकार को हटा के वहाँ पे प्रेसिडेंट का रूल स्टार्ट हो जाएगा। ये होता है आर्टिकल 356। प्रेसिडेंट का रूल तो लग जाएगा, लेकिन इसके लिए भी वही है कि अप्रूवल चाहिए, पार्लियामेंट का 2 महीने का टाइम वगैरह रहता है, इस तरह की बातें रहती हैं। और 6 महीने का उसको कर सकते हैं, उसको मैक्सिमम 3 साल के टाइम पीरियड के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, 6 महीने का गैप रख के। तो इस तरह से प्रेसिडेंट रूल को लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको इसके बारे में बताओ कई सारी अभी जो 20 होता है टाइम तक ये प्रेसिडेंट रूल डिफरेंट जो स्टेट्स को मिलाकर उसको मिलाकर तो लगा दिया गया है। पहली बार जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था वो 1951 में लगाया था पंजाब में। और अगर हम बात करें 1977 में जब ये इमरजेंसी का टाइम खत्म हुआ था, कांग्रेस पार्टी हार गई थी, जनता पार्टी वहाँ पे सामने आई थी, तो जनता पार्टी ने उस टाइम 9 स्टेट्स में जो है वो ये हमारे पास प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लगा दिया था, क्योंकि आपके स्टेट मशीनरी फेलर हो गया था इसी वजह से। तो अगर हम स्पेशल जम्मू कश्मीर की बात करें, लास्ट टाइम आपको 2019 में नेशनल ये लगा था, प्रेसिडेंट रूल लगा था। क्या उससे पहले कभी लगा था? अगर लगा था तो जम्मू कश्मीर में कितनी बार आज तक प्रेसिडेंट रूल लगा है, वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये अगर आपको नहीं पता आप सर्च करो, और इतना करने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। और उससे पहले ही वीडियो को शेयर भी करो, आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो आजकल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। यह हमारे पास प्रेसिडेंट रूल आ गया। थर्ड हमारे पास आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल है 360। देखो 2 आर्टिकल अभी तक हमने पढ़ लिए, एक 352 पढ़ लिया, एक हमने 356 भी पढ़ लिया, है ना। अब हम आते हैं आर्टिकल 360 की तरफ। 360 में हमारे पास क्या आता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, अगर लगता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सही नहीं है कंट्री की या किसी स्टेट की सही नहीं है, ऐसा अगर लगता है तो वहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी जाएगी। तो अगर बात करें 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 था, ये कहता था कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, इसके इमरजेंसी की ज़रूरत है, तो वो लगा सकते हैं और यहाँ पे कोर्ट उनको चैलेंज नहीं किया जा सकते हैं। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट ने कहा कि हाँ, अगर सेटिस्फेक्शन प्रेसिडेंट का तो ठीक है, लेकिन साथ साथ में हम यहाँ पे इसको जुडिशरी में या फिर जुडिशियल रिव्यू भी कर सकते हैं, इसको चैलेंज वगैरह भी कर सकते हैं। ये 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद आया था। और पार्लियामेंट की बात करें, वही 2 महीने का टाइम दिया जाता है, इसका कोई मैक्सिमम पीरियड वगैरह भी नहीं है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें, अभी तक ये कभी लगी हुई नहीं है। हाँ, हालांकि एक बार सिचुएशन बन गई थी, लेकिन आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी तक लगाई नहीं गई है। तो नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगाई गई है, प्रेसिडेंट रूल कई बार लगाया गया है, यानी कि स्टेट इमरजेंसी को कई बार लगाया गया है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक लगी ही नहीं है। इतना क्लियर हो गया। तो इमरजेंसी वाला टॉपिक मैंने शॉर्ट आपको पढ़ा दिया, जितना शॉर्ट में करवा सकता था। बाकी आपको नोट्स इन डेप्थ मिलेंगे, आपको जितना अच्छे से पढ़ना, जितना डेप्थ में घुसना आप घुस जाओ वहाँ पे जाके, तो वो आप आराम से पढ़ते रहो। आगे चलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी बिल्कुल शॉर्ट में हम समझेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें, इनको ऐड करा गया पार्ट 4 ए में, यानी कि पार्ट 4 ए आ गया ना, इसका मतलब क्या होगा, इसमें अमेंडमेंट करा गया था। और आर्टिकल 51 ए आ गया, इसका मतलब अमेंडमेंट करा गया था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो अमेंड करके लाए गए थे। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको पहले बार और फीचर से करवा चुके थे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो सिस्टम था, हमने कहाँ कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा था, ये फीचर हमने किससे बोरो करा था, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 ए में आती हैं, आर्टिकल 51 ए, इसका एक ही आर्टिकल आर्टिकल 51 ए। अब देखो हुआ क्या था, स्टार्टिंग में तो ये कहा गया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कि भाई देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले ऐड ही नहीं करी गई थी, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि अगर लोगों को फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, है ना, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्यों नहीं दी गई, उनकी कुछ ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए ना। हालांकि स्टार्टिंग में फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो ऐड नहीं थी हमारे संविधान में, बाद में अमेंडमेंट करके लाई गई थी। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें, ये सिटीजन्स की होती है ना आज के टाइम में, हम लोगों की फंडामेंटल ड्यूटीज़ के हैं,
ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले स्टेट्स को देती थी, जिसको हम डीपीएसपी बोलते हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ा पार्ट 4 में, डीपीएसपी के बारे में पढ़ा था। यानी कि स्टेट्स की ड्यूटीज़ क्या हैं, उनको किन किन चीज़ों को ध्यान रखते हुए पॉलिसीज बनाने, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डीपीएसपी के बारे में। तो इस फॉर्मेट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाया था, वो सिटीजन्स की नहीं थी, स्टेट की थी। लेकिन बाद में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करके जो सिटीजन्स के लिए हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, हम एक बार को देख लेंगे। पार्ट 4A में आते हैं, आर्टिकल 51A के अंडर यहाँ पे आता है सब कुछ। हुआ क्या, 1976 में इमरजेंसी लगी हुई थी, कांग्रेस पार्टी ने कमेटी बनाई, उस कमेटी का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, 1976 में बनती है। इनको कहा जाता है भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ का सिस्टम तैयार करो, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि इस टाइम इमरजेंसी लगी हुई है, लोग फंडामेंटल राइट तो मानते हैं लेकिन उनकी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, ड्यूटीज़ करने से क्यों डरते हैं, उनकी कुछ ड्यूटीज़ भी बनाई जाएँ, तो इस तरह के काम पर लग जाओ। ये कमेटी बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी। तो इसके बाद होता है कि एक्चुअली में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का जो आता है, जिसने ऑलरेडी बहुत कुछ ऐड करा हुआ है। इसी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद क्या होता है, पार्ट 4A ऐड कर दिया जाता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि आर्टिकल 51A ऐड कर दिया जाता है। और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है टोटल रहती हैं 42 अमेंडमेंट एक्ट के बाद। लेकिन 2002 में एक फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड कर दी थी। इसका मतलब टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी होगी हमारे पास अब, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 6 फंडामेंटल राइट हैं और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। लेकिन हालांकि ड्यूटीज़ हम सही से परफॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ऐसा है कि अगर हम नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं कि हमें कोर्ट में ले जाया जाएगा, समझ गए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, हमें करनी चाहिए। एक सेकंड रुक जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट हमने पढ़ लिया, यहाँ पे ये सब कुछ कर लिया था कवर। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ पर आ रही थी। मेरे को नींद आ रही है यार। 42 अमेंडमेंट एक्ट की बात मैं सो जाऊँगा आज वीडियो अपलोड करने के बाद। 42 अमेंडमेंट एक्ट की बात करें 19 आप नहीं सो जाना, पढ़ लेना पहले उसके बाद सोना। 42 अमेंडमेंट एक्ट की बात करें 1976 की बात करते हैं। पार्ट 4A ऐड किया था, आर्टिकल 51A इसने ऐड किया। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इसने ऐड करी थी और एक बाद में 11वीं ऐड करेगी 2002 वाली। तो यहाँ पे बात करेंगे SSC स्टाफ सर्विस कमीशन नहीं है बोला, ये सरदार, इसको लिखा हुआ मैंने, ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में लिखा हुआ मैंने। ये इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी, इन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया था। लेकिन बाद में जो 42 अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड कर दी और एक बाद में और 2002 में आ गई है, तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई हैं। तो यहाँ पे क्या है, कुछ रिकमेंडेशंस दी गई थी इनके द्वारा जिन्हें एक्सेप्ट नहीं करा गया। जैसे कहा गया था कि अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं करेगा उसको पेनल्टी दो, पनिशमेंट दे दो, इस तरह की बातें भी कही गई थी। फिर कहा था कि इसको कोर्ट में कोई चैलेंज नहीं करेगा इस तरह से कि हमें पेनल्टी क्यों दी है, क्यों ये वगैरह है, और जिससे कि हर एक बंदे को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इन रिकमेंडेशन को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करा गया था। क्लियर हो गया। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मैंने शॉर्ट में बताया किस किस तरह की 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनको शॉर्ट में करके बताया हुआ है यहाँ पर। जैसे नेशनल फ्लैग, नेशनल स्ट्रगल, आपको मैं दिखाता हूँ, लिस्ट आपके सामने रहेगी, आप इनको पढ़ सकते हो। जैसे जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको दिख रहा होगा, JK 11th नंबर पे आता है। रीजनिंग की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी है JK पे, सही रीजनिंग के नाम से, वहाँ पे जाके रीजनिंग की वीडियोस देख लो तो आपको समझ आ जाएगा K 11th नंबर पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे पहली फंडामेंटल ड्यूटी क्या कि आपको हमारे जो नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम है, इसका जो है इसके आइडल्स को रिस्पेक्ट करना है, इसको मानना है, इनको समझ गए। फिर जैसे हमारे पे जो भी नेशनल स्ट्रगल को लेकर जो फ्रीडम हमारी हुई थी, उसको लोगों के जो भी आइडियाज़ वगैरह थे उनको फॉलो वगैरह करना है, कंट्री की सॉवरेनिटी को बना के रखना है, इंटीग्रिटी को बना के रखना है, कंट्री को जब ज़रूरत पड़ेगी हमें कंट्री का साथ देना है। मतलब जैसे टू डिफेंड द कंट्री एंड इंटरनेशनल सर्विस, अगर कहा जाएगा कि जैसे कोई लड़ाई का टाइम आ गया, जैसे कारगिल का टाइम हुआ था, इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, हमें आर्मी वगैरह चाहिए, तो हमें कहा जाएगा कि भाई तुम इंडिया की तरफ से लड़ो जाके, तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तो हाँ हमें वहाँ पे जाके लड़ना पड़ेगा, चाहे हमें सैलरी मिले ना मिले। तो इस तरह की बात कही गई है, समझ गए। तो भाई ये ड्यूटी बनती है, फंडामेंटल ड्यूटीज इस तरह की ऐड करी गई हैं। टू प्रमोट हारमोनी बना के रखना है, भाईचारा बना के रखना है, हर एक बेसिस पे, चाहे वो धर्म का बेस हो, चाहे लैंग्वेज का बेस हो, जो मर्जी हो, कल्चर को बना के रखना है। नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करें, इन सभी के प्रति जो है वो अपना मतलब दया भाव बना के रखना है, इन सभी का देखभाल करना है। साइंटिफिक टेम्पर, इंक्वायरी रिफॉर्म, पब्लिक प्रॉपर्टी का ध्यान, जैसे ये नहीं कि रास्ते में तुम चलते जा रहे हो तो खंबे में कुछ पोस्ट लगा, खंबे तोड़ना स्टार्ट कर दो, कहीं पे बल्ब लगो तो बल्ब तोड़ना स्टार्ट कर दो, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी में नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर, हमारा तो नहीं है, तोड़ देते हैं इसको, ये सब हो गया। जैसे हमारे पास, ये मैं आपको इतना डेप्थ में नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिंपल शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है, देखने में समझ आ रहा होगा, बिल्कुल बेसिक सी लैंग्वेज है, क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि मतलब नेशनल बिल्डिंग के काम आना है, शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। और फिर कहा गया कि जो भी देखो, एक तो ना राइट टू एजुकेशन की 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी। तो पेरेंट्स को भी कहा गया कि आप अपने बच्चों को, या जो है मतलब उसको अपॉर्चुनिटी दी गई पढ़ने के लिए, तो उसको भेजो स्कूल वगैरह में, ये आपकी ड्यूटी बनती है। ये ड्यूटी जो मैं बात करें 2002 में ऐड करा गया था
ये 86 अमेंडमेंट एक्ट था 2002 वाला, उसके बाद इस 11th ड्यूटी को ऐड करा गया था कि अपने बच्चे को अगर हम बात करें या फिर जो भी है उनको भेजो पढ़ने के लिए, अगर वो 6 से लेकर 14 ईयर्स तक उनको राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करा गया, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है। तो ये था आज का लेक्चर जो आपको कंप्लीट होता है। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, उनकी कम से कम एज कितनी होनी चाहिए। मैं ट्राई करूँगा अपने लेक्चर्स आने वाले होंगे वो वाइट बोर्ड पे करवाऊँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे भी नींद आती है पढ़ाते पढ़ाते, तो ट्राई करूँगा वाइट बोर्ड पे लेक्चर से आने वाले। कल से कोशिश करूँगा वाइट बोर्ड पे लेक्चर आएंगे आपके लिए यहाँ पे। जैसे कल हम यूनियन से स्टार्ट करेंगे, तो प्रेसिडेंट, फिर प्रेसिडेंट के बाद जैसे पार्लियामेंट के बारे में पढ़ लेंगे, समझ को इस तरह से सारे सिस्टम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और कल से इंटरेस्टिंग वीडियोज आने वाली हैं, तो आराम से देखते रहना और वीडियो को शेयर भी करते रहना। थैंक यू, जय हिंद।